पिछले दिन जो हम लोगों ने पढ़ा था हम उसी के आगे अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था एक समान रूप से अचालक आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वेग। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा अनंत लंबाई के चालक तार। अनंत लंबाई का हमारे पास अब की बार एक चालक तार है, एक समान रूप से आवेशित चालक तार। अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समीप हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा हेडिंग क्लियर है, माने क्या हमें ज्ञात करना है उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक तार है, उसके समीप हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम मान लेते हैं इसके लिए हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है। माना कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसको +q कूलाम का आवेश दिया गया। कितने का? +q कूलाम का आवेश दिया जाता है। इस तरह से हमने बना लिया, हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसको हमने +q कूलाम का आवेश दे रखा है। तो जो चीजें आप लिखे हैं उसको मानेंगे भी। माना कि एक अनंत लंबाई का चालक तार, जिसको +q कूलाम का आवेश दिया जाता है। कूलाम का आवेश दिया जाता है चालक तार के समीप। इसको हमने जो चार्ज दिया है वो +q कूलाम का है। चालक तार के समीप r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। +q कूलाम का आवेश इस प्रकार से आपने दिया है। चालक तार के समीप r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। माना कि चालक तार के समीप r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। हमने मान लिया है। माना कि चालक तार के समीप r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए बिंदु P से होकर के जाने वाला एक काल्पनिक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बिंदु P से होकर के जाने वाला एक काल्पनिक गॉसियन बेलन क्या बनाएंगे? एक काल्पनिक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे। ध्यान रखें, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो लिखनी भी पड़ेंगी। उसके लिए क्या करेंगे? बिंदु P हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। इसके लिए बिंदु P से होकर के जाने वाला एक काल्पनिक गॉसियन बेलन, इसको आप गॉसियन पृष्ठ कहेंगे, एक काल्पनिक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे। हम एक ऐसा बेलन कल्पना करेंगे और इसकी लंबाई L मान लेंगे। माने L लंबाई के एक काल्पनिक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे। बिंदु P के चारों ओर एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA की कल्पना करते हैं। सब में लिखा जाता है ये। बिंदु P के चारों ओर एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA की कल्पना करेंगे जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों पृष्ठ के अभिलंबवत होंगे। तो बिंदु P पर एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA की कल्पना करेंगे। इस भाग को आप वक्रीय पृष्ठ कहते हैं। क्या कहेंगे? वक्रीय पृष्ठ। और इसको कहा जाता है समतल पृष्ठ। इसको क्या कहेंगे? समतल पृष्ठ।
अब अगर इस समतल पृष्ठ की बात करें तो समतल पृष्ठ पर अगर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लें तो वहां पर ध्यान दीजिए कि क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ होगा और तीव्रता अंदर की तरफ होगी, इसको कहा जाएगा समतल पृष्ठ। तो यहाँ E और DA के बीच का कोण 90 होगा समतल पर, जबकि यहाँ पर दोनों के बीच का कोण 0 होगा। तो जितना लिखा है आपने उतना बनाया भी। क्या क्या लिखे हैं? माना कि एक कोई चालक तार है जिसको अनंत लंबाई का चालक तार है जिसे +Q कूलम का आवेश दिया गया। चालक तार के समीप r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए बिंदु P से होकर के जाने वाला एक काल्पनिक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं जिस पर क्षेत्रफल वेक्टर E और DA की दिशा एक दूसरे के समांतर है। तो आप लिखेंगे अतः गॉसियन बेलन के वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर एरियाज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। इस पृष्ठ में E और DA के बीच का कोण 0 अंश है, अतः आपको मिलेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट DA को E DA cos 0। यहाँ लिखेंगे सिंस वेक्टर E व वेक्टर DA एक दूसरे के समांतर, ध्यान दीजिए। तो एक दूसरे के समांतर है, तो अगर एक दूसरे के समांतर है और तो cos 0 की वैल्यू 1 भी होगी। अगर cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो फाई E बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इंटू DA, R बराबर E बाहर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ DA, R इज इक्वल टू A हो जाएगा। E इंटू A होगा, सिंस लिख देंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ DA, R इज इक्वल टू E, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो ये है वैद्युत फ्लक्स जो इस वक्रीय पृष्ठ से बाहर जाएगा। लेकिन हमें गॉसियन बेलन के चारों तरफ से निकलने वाला कुल फ्लक्स चाहिए, तो हम लिखेंगे परंतु समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्योंकि वेक्टर E व DA परस्पर लंबवत। ध्यान दीजिए यहाँ पर इस स्थान को ध्यान दीजिए, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वहां पर फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो कुल फ्लक्स कितना होगा? केवल EA। अतः आप लिख सकते हैं अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर, दोनों को जोड़ लेंगे EA प्लस 0, R इज इक्वल टू E इंटू A। तो कुल फ्लक्स आपने निकाल लिया, फ्लक्स हो गया E इंटू A। और आपको तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? तीव्रता। A जो है वो इसका एरिया है, इसका बेलन का, परंतु एरिया A इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल A इज इक्वल टू 2 पाई R, यच होता है, यहाँ लंबाई L थी तो L हो जाएगा, और फाई E बराबर आपको मिल जाएगा E इंटू 2 पाई R L। फाई E बराबर 2 पाई E और इंटू R इंटू L। समझ पाए? तो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो गया फाई E बराबर E इंटू 2 पाई RL। 2 पाई RL तो इसके आगे बढ़ा लेंगे, परंतु गॉस की प्रमेय से फाई E बराबर आपको मिलेगा Q अपान एप्सिलॉन 0। फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। गॉस की प्रमेय आपने पढ़ी, दोनों का कंपेयर करा दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से
1 तथा 2 से आपको मिलेगा E इंटू 2 पाई आर एल और बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और तीव्रता E इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं Q अपॉन 2 पाई आर एल और इंटू एप्सिलॉन 0। समझ पाए? सो इक्वेशन नंबर 3 कर लेंगे। सो कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन। तो E इज इक्वल टू आपने लिख लिया Q अपॉन 2 पाई आर एल और इंटू एप्सिलॉन 0। तो तीव्रता आपने निकाल लिया। फिर आप मान लीजिए जैसे आपने पढ़ा था कि अगर आवेश चालक गोले पर है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश चालक गोले पर है तो आवेश का आयतन घनत्व होता है। यहाँ एक लंबे तार में है, यहाँ एक और पॉइंट होगा, उसका नाम होगा आवेश का रेखीय घनत्व। उसका नाम होगा आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व हम लोग पढ़ेंगे। डेफिनेशन होगा लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। प्रत्येकांक लंबाई किसी चालक तार की प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम और चेंज भी कर सकते हैं, माने यही तीव्रता का फार्मूला इसमें जोड़ लेंगे। अतः आपको इक्वेशन मिल जाएगा तीव्रता E इज इक्वल टू यहाँ पर Q अपान L की जगह पर लैम्डा रख लीजिए। Q अपान L की जगह पर क्या रखेंगे? लैम्डा। तो Q अपान L माने लैम्डा ऊपर चला गया डिवाइड बाई 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन 0। यही तीव्रता का इक्वेशन होगा क्वेश्चन नंबर 4। समझ पाए आप? किसी भी चालक तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन कैलकुलेट किया जा सकता है और तीव्रता का इक्वेशन होगा E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन 0। तो आपने पढ़ लिया अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू होगी E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन 0। सो उतार भी लेंगे और लिखते भी रहेंगे। इसके और आगे अगला टॉपिक हमको पढ़ना है आवेश की एक समतल चादर यानी अचालक प्लेट। आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेश की एक समतल चादर अनंत विस्तार की समतल आवेशित अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट आवेशित अचालक प्लेट के समीप अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपका टॉपिक हो गया अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट। समतल आवेशित अचालक प्लेट को आवेश की समतल चादर भी बोलते हैं। आवेश की समतल चादर, दोनों का नाम एक ही होगा। अगर आवेश की समतल चादर कही जाएगी तो भी आप अचालक प्लेट ही समझेंगे और उसके समीप आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ना है। तो टॉपिक है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका इक्वेशन पढ़ना है। माना कि हमारे पास अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक प्लेट, माना कि हमारे पास एक हमने मान लिया माना कि हमारे पास एक कोई अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट है। माना कि अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक प्लेट है जिसका आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, जिसका आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा। तो आपने जो बनाया उसको लिखेंगे। आपके पास एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट है। इस तरह से हमने बना लिया। हमारे पास एक समतल आवेशित अचालक प्लेट है जो अनंत विस्तार की है और हमें इसके समीप
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। हमें मान लेते हैं कि इसके पास समतल प्लेट के समीप एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। माना कि समतल प्लेट के समीप एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो आपने मान लिया, माना कि समतल चालक यानी प्लेट के समीप एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। एक बिंदु हमने मान लिया है P है जिस पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यही बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्योंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा आप माने, इसलिए ये आवेश की एक समतल चादर की तरह विस्तार इसका अनंत है और सभी जगह पर तीव्रता का मान एक समान आएगा, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, किसी तरफ निकालेंगे तीव्रता का मान एक समान आए क्योंकि इसका विस्तार अनंत है, इसलिए हम इसे आवेश की एक समतल चादर भी कहेंगे। तो इसका नाम क्या है, आवेश की एक समतल चादर। आवेश की एक समतल चादर इसको कहेंगे, आवेश की एक समतल चादर। इसी के समीप हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। P के सममित उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी पीछे की तरफ एक और बिंदु की कल्पना हम लोग करेंगे। इसी के सममित हम एक और बिंदु की कल्पना करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम P' मान ले रहे हैं। हमने माना P के सममित उसकी विपरीत दिशा में एक बिंदु P' भी है जिस पर तीव्रता का मान वही आएगा जो P पर होगा। इसके चारों तरफ एक बेलन की कल्पना करेंगे, यानी हम गॉसियन बेलन भी कह सकते हैं। एक गॉसियन बेलन की यानी समतल चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। इसके चारों तरफ एक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे जिसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल A है। जितना भी पृष्ठ आप बनाए हैं इन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल हमने मान लिया है कितना है, A। जितने भी पृष्ठ आप बनाए हैं इन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल A है। क्योंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व तो आपने सिग्मा माना था, इसलिए हम इसमें आवेश का पृष्ठ घनत्व भी दर्शाएंगे। इस तरह से हमने बना लिया, हमारे पास जो टॉपिक था उससे संबंधित फिगर भी बन गया। क्या क्या दिखाए हैं, माना कि एक अनंत विस्तार की समतल चादर है। इस अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। यही आपने लिखा भी, बिंदु P के सममित विपरीत दिशा में एक और बिंदु मानते हैं जिसको हमने मान लिया है P'। बिंदु P से होकर के जाने वाला एक काल्पनिक गॉसियन बेलन, काल्पनिक गॉसियन बेलन या गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ बनाएंगे, गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे जो P और P' से जाए। कहां से जाए, P और P' से। माना कि तभी स्थानों का क्षेत्रफल A है, P का भी P' का भी और बीच वाले हिस्से का भी क्षेत्रफल A है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और पृष्ठ क्षेत्रफल dA दोनों अभिलंबवत बाहर की तरफ होंगे। ध्यान से देखिए चित्र को, E और dA दोनों अभिलंबवत पृष्ठ पर बाहर की तरफ होंगे। और इस स्थान को ध्यान से देखिए, अगर हम इस स्थान की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई भी बिंदु बनाते हैं तो यहाँ पर EO और वह DA के बीच का कोण 90 अंश होगा। E और A के बीच का कोण कितना होगा, 90 अंश। तो आपने जो फिगर बनाया है इसमें से केवल एक ही स्थान से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। हमने मान लिया स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें प्राप्त करना है, जिसकी दूरी स्मॉल r। आदि चीजें हमने नहीं लिखी हैं, वो का सहारा आप लेंगे। गॉसियन बेलन के बिंदु P से होकर के गुजरने वाला P और P' से, यानी हम कह सकते हैं समतल पृष्ठों से। अतः गॉसियन बेलन के समतल पृष्ठों से, ध्यान दीजिए समतल पृष्ठों, पृष्ठ नहीं है, दो पृष्ठ है P और P' है, पृष्ठों से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
कैलकुलेट करेंगे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ इधर का ई और ए तो साइड को अगर हम ध्यान से देखें तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए प्लस यहां पर भी आपको वही मिलेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। दोनों साइड से वही फ्लक्स बाहर आएगा। ई व डी ए के बीच का कोण ध्यान से देखिए 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए और इंटू cos 0 होगा प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए और इंटू cos 0 होगा। सिंस cos 0 और इज इक्वल टू 1 हो गया तो फिर आपका इक्वेशन होगा ई इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी और प्लस ई इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी। परंतु आपने क्षेत्रफल क्या माना है, एरिया ए मान है, अर्थात सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी आर इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो फिर आपका ये इक्वेशन हो जाएगा ई इंटू ए और प्लस ई इंटू ए आर इज इक्वल टू 2e इंटू ए। तो ये गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है, लेकिन कौन से पृष्ठ से? ये गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है जो कौन से पृष्ठ से बाहर आएगा? समतल की वक्रीय समतल पृष्ठ। इस पृष्ठ को हम समतल कहेंगे, समतल पृष्ठ से इतना फ्लक्स बाहर आएगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या वक्रीय पृष्ठ से भी फ्लक्स बाहर आएगा। वक्रीय पृष्ठ में ई और डी ए के बीच का कोण 90 अंश है, इसलिए वहां से कोई फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। परंतु वक्रीय पृष्ठ, परंतु गॉसियन बेलन के वक्रीय पृष्ठ से कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। कोई फ्लक्स बाहर या निकलने वाला फ्लक्स, कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वहां पर ई व डी ए, वेक्टर ई व वेक्टर डी ए परस्पर अभिलंबोत, वहां कोई फ्लक्स बाहर नहीं आएगा क्योंकि ई व डी ए परस्पर अभिलंबोत है। तो यहाँ तो शून्य होगा, कोई का मतलब यहाँ शून्य होगा और यहाँ पर 2e होगा। अतः कुल वैद्युत फ्लक्स ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुल वैद्युत फ्लक्स पाई ई बराबर हो जाएगा 2e इंटू ए और प्लस 0 बराबर हो जाएगा 2e इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 2 तो वैद्युत फ्लक्स हमने निकाल लिया। समतल चादर यानी अचालक प्लेट के समीप गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर आपने कैलकुलेट किया और फाई ई बराबर आपको मिल गया 2e इंटू ए। तो वैद्युत फ्लक्स आपने कैलकुलेट कर लिया। परंतु गॉस की प्रमेय से अपने आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा माना है, परंतु गॉस की प्रमेय से अगर हम इसमें गॉस की प्रमेय लगाएं, प्रमेय से फाई ई बराबर आपको मिल जाएगा q डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0। हमने पढ़ा है फाई ई बराबर q डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0। तुलना कर लेते हैं समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 तथा 3 से अगर हम तुलना करते हैं तो आपको मिलेगा 2e इंटू ए आर इज इक्वल टू q डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0 और e इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा सिग्मा यानी q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन 0, 2a एप्सिलॉन 0। अभी जो आप पढ़े हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन होगा। जो लिखा गया है उसको ध्यान से देखिए। समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन E इज इक्वल टू q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन 0 होगा। इसमें कहीं भी r नहीं आता, दूरी नहीं आती। इसका मतलब समतल चादर के आर पार किसी भी स्थान पर तीव्रता का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता। चाहे आप 5 सेंटीमीटर पर निकालेंगे, जो तीव्रता पहले आएगी वही बाद में भी आएगी। परंतु यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा माने हैं, अर्थात सिग्मा बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं। परंतु सिग्मा बराबर अभी पढ़े हैं आप, सिग्मा इज इक्वल टू q डिवाइड बाई a और q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू a। तो तीव्रता क्या होगी? तो तीव्रता मान रख दीजिए, यही मान रख देंगे तो q बाई a की जगह पर सिग्मा लिख देंगे। इक्वेशन होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो तीव्रता का इक्वेशन याद रखेंगे। समतल चादर या आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। माने सिग्मा का मान रख देंगे q बाई a इज इक्वल टू सिग्मा, तो इसकी जगह पर सिग्मा होगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो आपके पास
अनंत विस्तार की एक समतल चादर है, उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन आपने ज्ञात कर लिया। तीव्रता का इक्वेशन हो जाएगा E डिवाइड बाई E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जो दूरी पर डिपेंड नहीं करता। हमारा अगला टॉपिक होगा अब अनंत विस्तार की एक चालक प्लेट है। ऐसी प्लेट है चालक, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अचालक प्लेट, अब हम पढ़ेंगे चालक प्लेट। चालक और अचालक प्लेट में आप पढ़े हैं, अचालक प्लेट पर कोई भी आवेश पृष्ठ पर नहीं होगा बल्कि पूरे आयतन में बिखरेगा, जबकि चालक प्लेट होगा तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट यानी आखिरी ये चैप्टर आज समाप्त भी हो जाएगा। आवेशित चालक के ठीक बाहर हमारा अगला टॉपिक है, आवेशित चालक के ठीक बाहर, ठीक बाहर एक आवेशित चालक है, उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बाहर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारा इक्वेशन है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन। तो एक हमारे पास आवेशित चालक है और हमें उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन प्राप्त करना है। तो ये चालक है, हमने मान लिया, माना कि एक आवेशित चालक, माना कि अनंत विस्तार की एक आवेशित चालक, एक आवेशित चालक प्लेट वायु में स्थित है। हमने मान लिया कहाँ स्थित है, आवेशित चालक प्लेट निर्वात या वायु में स्थित है। चालक प्लेट निर्वात या वायु में स्थित है। तो आपको पता है अगर ये चालक प्लेट है तो जो भी आवेश देंगे उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। जो भी आवेश देंगे वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्योंकि चालक प्लेट है इसलिए दिया गया आवेश, क्योंकि चालक प्लेट है अतः दिया गया आवेश उसके पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो एक हमारे पास चालक प्लेट है, इस तरह से हमने बना लिया, अनंत विस्तार की थी। तो इस तरह से हमारे पास एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट है जिसके समीप हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। कलर कर लीजिएगा इसको। चालक प्लेट है, आपको पता है कि अगर ये चालक प्लेट है तो इसमें दो पृष्ठ होंगे, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। ये पृष्ठ 1 है और इसको पृष्ठ 2 कहेंगे। इसको आपने +Q कूलाम का आवेश दिया, माना हमने इसको कितना आवेश दिया, +Q कूलाम का आवेश दिया, तो दिया गया समस्त आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस पर भी हमने मान लिया आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो दोनों पृष्ठों पर आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा। ध्यानपूर्वक देखिए, जो भी आपने बनाया इस पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा ही रहेगा। कितने पृष्ठ हो गए, 2। प्लेट कितनी है, 1। एक चालक प्लेट है लेकिन पृष्ठों की संख्या 2 है। जो भी आवेश देंगे वो सब पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। माना कि चालक प्लेट के समीप, माना कि चालक प्लेट के समीप एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। हमने मान लिया एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। चूंकि दिया गया आवेश दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित होगा, अतः यह एक समतल चादर की तरह बिहेव करेगा। समतल चादर यानी आप देख सकते हैं समतल यानी आवेशित प्लेट, आवेशित प्लेट दो समतल
चादरों की भांति व्यवहार करेगा। अब ऐसा क्यों, ये भी जान लीजिए, क्योंकि कोई भी आवेश अंदर नहीं है, और अगर अंदर नहीं है तो प्लेटों पर एक समान रूप से वितरित रहेगा एक किनारे पर। तो ये पहला जो पृष्ठ है वो एक आवेश की समतल चादर है, और ये दूसरा जो पृष्ठ है वो भी एक आवेश की समतल चादर है। और अभी अभी हमने पढ़ा है आवेशित समतल चादर के समीप तीव्रता का मान दूरी पर डिपेंड नहीं करता, और उसका मान E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। तो हम बारी बारी दोनों पृष्ठों की कर्ण तीव्रता का मान वहां पर निकाल लेंगे। अतः समतल चादर 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लेंगे। E1 = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अभी पढ़े हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दिशा प्लेट 1 चादर 1 से दूर है, चादर 1 से परे, यहां पर तीव्रता होगी और वो बाहर की तरफ होगी। ध्यान से देखिए, ऐसे बाहर की तरफ जाएगी। इसी प्रकार दूसरा चादर, इसी प्रकार समतल चादर 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी तीव्रता लगाएगा। E2 बराबर हो जाएगा, सेम वही फार्मूला, क्योंकि वो भी एक समतल चादर है, 2 एप्सिलॉन 0, और इसकी दिशा भी चादर 2 से परे होगा क्योंकि प्लस से बाहर की तरफ होता है। तो अब बिंदु P को ध्यान से देखिए, तो बिंदु P पर कितनी तीव्रताएं हैं, 2 हैं, एक E1 है और दूसरा E2 है, और दोनों एक ही दिशा में है। अतः परिणामी तीव्रता जोड़ने पर आएगी, अतः परिणामी तीव्रता आपस में जुड़ जाएगी। तो आप लिखेंगे E1 व E2 की दिशा एक ही है, क्योंकि E1 व E2 की दिशा एक ही है। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E = आपको मिलेगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, और इस दिशा एक है इसलिए जुड़ जाएगा E1 प्लस E2। मान रख देंगे E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। R आप लिख सकते हैं E = 2 सिग्मा और अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 कट जाएगा। E = आपको मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। इतना न्यूटन बाई कूलम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। तो आपने प्राप्त कर लिया आवेश की अगर समतल चादर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 होगा, और अगर आवेश की अचालक प्लेट या समतल चादर है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होगा। तो ये चालक प्लेट है और अचालक प्लेट आपने इसके पहले पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, अगर एक प्लेट की जगह पर 2 समांतर प्लेटें हों और वो एक दूसरे के समांतर रखी जाए तो तीव्रता का मान कितना होगा उन प्लेटों के बीच में और उन प्लेटों के बाहर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 2 अनंत विस्तार की 2 धन आवेशित एक हो और दूसरा ऋण आवेशित समांतर प्लेटों के बीच में और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेक्स्ट टॉपिक है समान पृष्ठ घनत्व की ऋण आवेशित प्लेट की एक हमारे पास प्लेट, उसमें से ऋण आवेशित तथा धन आवेशित समांतर ऋण आवेशित तथा धन आवेशित समांतर अचालक प्लेट, समांतर कैसी प्लेट, अचालक प्लेटों, समांतर अचालक प्लेटों के बीच में एवं बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक एक बार फिर से क्लियर करिए। अभी तक हमारे पास एक अचालक प्लेट थी, जबकि इसमें कितनी है? दो अचालक प्लेटें। समान पृष्ठ घनत्व, समान पृष्ठ घनत्व दो बार लिख दिया गया था। समान पृष्ठ घनत्व की ऋण आवेशित तथा धन आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच में एवं बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास मान लेते हैं, माना कि दो अचालक प्लेटें, माना कि दो अचालक प्लेटें x एवं y एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के आमने सामने, आमने सामने समांतर रखी हुई, समांतर रखी हुई, हमने मान लिया एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, जिन पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिन पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, जिन पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो हमारे पास कई अचालक प्लेटें हैं? दो। इस तरह से बना लेते हैं। अनंत विस्तार की तो पहले आप माने, तो हमारे पास दो अचालक प्लेटें हैं, एक x है और दूसरी y है, और ये दोनों अचालक प्लेटें एक दूसरे के समीप रखी गई। एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं। तो दो अचालक प्लेटें हो गई, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव, क्योंकि हेडिंग में शुरुआत में आपने लिखा है धन आवेशित और ऋण आवेशित। तो एक प्लेट पर धन है और एक प्लेट पर ऋण, तो किसी पर ऋण किसी पर धन माना जा सकता है। इन प्लेटों के बीच में, माना कि इन प्लेटों के बीच में एक बिंदु P है, प्लेटों के बीच में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। हमने मान लिया, माना प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो आपके पास दो प्लेटें हो गई, इस पर भी आवेश का पृष्ठ सिग्मा है, इस पर भी आवेश का पृष्ठ सिग्मा है, और आपको बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो क्या तीव्रता केवल यही लगाएगा? दोनों लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इस पर भी आवेश, इस पर भी आवेश, दोनों लगाएंगे। तो पहली अचालक प्लेट, यानी आप लिखेंगे अचालक प्लेट x के कारण, अचालक प्लेट x के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। अचालक प्लेट के कारण तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती। आपने पढ़ा है, अचालक प्लेट के कारण तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती। तो फिर कितनी होगी इक्वेशन? तीव्रता का इक्वेशन होगा E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ तीव्रता जो आप लिखेंगे वो E1 होगा, E1 = सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। पढ़े हैं आप, E1 = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। पॉजिटिव के कारण तीव्रता बाहर की ओर दिष्ट होगी, कहाँ की तरफ? बाहर की। आप तो आप क्या लिखेंगे? y की ओर, इसकी ओर y की ओर। समझ पाए? इसकी y के कारण भी इसी प्रकार होगा। इसी प्रकार प्लेट y के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 = फार्मूला वही रहेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन y पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव, और नेगेटिव के कारण तीव्रता उसी दिशा में कार्य करती है। तो यहाँ हो जाएगा E2, और यहाँ पर भी y की ओर ही होगा, इसकी ओर, y की ओर। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता दोनों एक ही दिशा में जुड़ जाएंगे। अतः पहला, दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच स्थित बिंदु P, प्लेटों के बीच स्थित बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता जुड़ेगा घटेगा, E = E1 + E2, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएगा। मान रख लेते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और 2 सिग्मा
और y2 एप्सिलॉन 0 कट जाएगा। इक्वेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा y एप्सिलॉन 0। इक्वेशन हो गया न्यूटन बाई कूलम। इक्वेशन नंबर 3, दिशा y की ओर, प्लेट x से y की ओर, किसकी ओर? प्लेट x से y की ओर, उसी दिशा में ही जाएगा। कंफर्म हो गया। तो आपके पास एक प्लेट है अचालक, उसके कारण तीव्रता का इक्वेशन पढ़ चुकी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। एक प्लेट है चालक, उसके कारण तीव्रता भी पढ़े, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। दो अचालक प्लेट है और उसके बीच में बिंदु है, तो वहां पर भी तीव्रता निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। अब अगली बार है दूसरा पॉइंट, हम मान ले रहे हैं बिंदु जो है P वो एक प्लेट के बाहर है, चाहे इधर मान ले या उधर मान ले। दूसरे पॉइंट के लिए मानेंगे, माना कि दोनों प्लेटों के बाहर, चाहे इधर चाहे उधर, एक बिंदु P डैश है, एक बिंदु P डैश है, जिस पर भी तीव्रता ज्ञात करनी। तो P डैश पर तीव्रता पहला भी लगाएगा और दूसरा भी लगाएगा। अतः प्लेट x के कारण P डैश पर तीव्रता कैलकुलेट करेंगे, E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि दूरी पर डिपेंड नहीं करता, वही आएगा। दिशा इस पर प्लस है तो बाहर की तरफ होगा, अगर प्लस है तो बाहर की तरफ होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा E1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ लिखेंगे y से दूर, प्लेट y से दूर, y से भी आगे जाएगा, उस पर यह भी तीव्रता लगाएगा, y भी, परंतु तथा प्लेट y के कारण तीव्रता, y के कारण भी तीव्रता निकालेंगे, तो यहाँ होगा E2 इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन दिशा अब की बार चेंज होगी, क्योंकि ये y प्लेट है और नेगेटिव है, नेगेटिव के कारण तीव्रता उसी दिशा में कार्य करती है। तो E2 की दिशा y की ओर हो जाएगा, y की ओर। ध्यान से देखिए, तो बाहर परिणामी तीव्रता जुड़ेगा, घटेगा, विपरीत दिशा में घट जाएगा। अतः बिंदु P पर, P डैश पर, अतः बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता घट जाएगा। परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 और E इज इक्वल टू 0। तो आपने पढ़ लिया, बीच में तीव्रता होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 होगा, लेकिन बाहर तीव्रता अगर निकालेंगे, चाहे इस ओर बिंदु मानिए चाहे उस ओर बिंदु मानेंगे, बाहर की तरफ तीव्रता का मान 0 हो जाता है। क्लियर हो पाया? तो एक चालक प्लेट है तो भी पढ़ सकते हैं, एक अचालक प्लेट है तो भी पढ़ सकते हैं, दो अचालक प्लेट है तो बीच में भी तीव्रता निकाल सकते हैं और बाहर भी तीव्रता निकाल सकते हैं, और कोई चालक तार है तो उसके कारण भी आप तीव्रता का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आखिरी पॉइंट है गॉस की प्रमेय का। अगर आप ये पॉइंट पढ़ लेते हैं तो गॉस की प्रमेय पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। तो जो आखिरी पॉइंट है उसको भी पढ़ लेते हैं, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय आज समाप्त हो जाएगी। इससे संबंधित न्यूमेरिकल अगले दिन आपको बताया जाएगा। इसको पूरा लगा लीजिए, लिख लीजिए, साफ सुथरा तैयार भी कर लीजिए, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल नेक्स्ट डे बताया जाएगा। वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित कण के भार का संतुलन आपका टॉपिक है। वैद्युत क्षेत्र द्वारा, वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित कण के भार का संतुलन, आवेशित कण के भार का संतुलन, कण के भार का संतुलन। टॉपिक आपका क्या है? वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित कण के भार का संतुलन। किताब से देख करके लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको। हमने मान लिया, माना कि हमारे पास दो चालक प्लेटें हैं, दो चालक प्लेटें हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज। हमने मान लिया हमारे पास दो चालक प्लेटें हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है, और इसके बीच में एक कोई आवेशित, चाहे वो प्लस चार्ज का हो और चाहे वो माइनस चार्ज का हो, कोई भी आवेशित कण है। हम जानते हैं प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करेगी। तो जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करेगी, आवेशित कण पर अगर चार्ज Q है तो इस पर बल लगेगा।
पहली बात तो बीच में वैद्युत क्षेत्र भी होगा और वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर जो बल लगेगा उसका मान QE होगा और दूसरा इसका भार होगा जो अविलंबित नीचे की ओर होगा। तो ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत में है, इसलिए इसी बीच में बिंदु अपनी जगह पर लटका रहेगा। तो हमने मान लिया, माना कि दो समांतर प्लेटों के बीच में आवेशित कण है। माना कि दो आवेशित समांतर प्लेटों के बीच m द्रव्यमान का एक कण जिस पर +q कूलाम का आवेश संतुलित अवस्था में या संतुलन की अवस्था में लटका है। संतुलन की अवस्था में लटका है। कोई जरूरी नहीं है कि ये चार्ज पॉजिटिव ही हो। अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाता है, ध्यान से देखिए, जो बीच में आप लगाए हैं, अगर यही चार्ज आपका नेगेटिव हो जाता है तो आपके टॉपिक में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। चार्ज अगर आप नेगेटिव मानते हैं, यहाँ प्लस कर लीजिए, इस जगह पर नेगेटिव कर दीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की तरफ कार्य करेगी। ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अभी भी ऊपर की तरफ लगने वाला बल QE और यहाँ पर भार mg हो जाएगा। QE और भार mg होगा। तो जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसको आप लिखेंगे, QE और भार क्या होगा, mg। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन आपने पढ़ लिया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन हो जाएगा QE और डिवाइड बाई mg। तो आपने पढ़ लिया। यही सब सेम टॉपिक हो गया। संतुलन की अवस्था में ये लटका हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में इसमें ऊपर की तरफ वैद्युत बल अगर संतुलित अवस्था में लटका है तो कण पर कार्यरत वैद्युत बल, ध्यान से देखिए कौन सा बल, वैद्युत बल F बराबर QE होगा। कितना होगा, F बराबर QE। इस पर एक दो बल लगेंगे, एक वैद्युत बल होगा, दूसरा उसका भार। वैद्युत बल QE ऊपर की ओर कार्य करेगा। किसकी ओर, इस वाले चित्र में ऊपर की ओर कार्य करेगा, तथा कण का भार W बराबर mg होगा और कहाँ कार्य करेगा, नीचे की ओर, सदैव नीचे की ओर। तो फिर या तो इसको नीचे आना चाहिए या तो फिर इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ये अपनी जगह पर रुका है तो कब ऐसा होगा, जब संतुलन की होगा। परंतु संतुलन की अवस्था के लिए दोनों बराबर होने चाहिए। परंतु संतुलन की अवस्था के लिए हम चाहते हैं कि वो संतुलित अवस्था में लटके हों, तो QE बराबर क्या होगा, mg। यही पॉइंट आपको पढ़ाया जाना है। तो यहाँ से तीव्रता भी निकाल सकते हैं। E इक्वल टू आपको मिलेगा mg डिवाइड बाई q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से भी फार्मूला मिल जाएगा तीव्रता के लिए, E इक्वल टू mg डिवाइड बाई q। माने आप क्या कहेंगे, दो समांतर प्लेटों के बीच में यदि कोई आवेशित कण संतुलित अवस्था में लटका है तो बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन बताइए। इक्वेशन होगा E इक्वल टू mg डिवाइड बाई q। इसको और भी चेंज किया जा सकता है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी d हो, प्लेटों के बीच की दूरी d हो, तो प्लेटों के बीच विभवांतर भी कैलकुलेट किया जा सकता है विभव प्रवणता के फार्मूले से। विभवांतर V बराबर E इंटू डी पढ़े हैं आप। विभवांतर V इज इक्वल टू E इंटू डी। E का मान समीकरण से रख देंगे तो आपको मिलेगा mg, E का मान mg डिवाइड बाई q और इंटू डी। तो आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन E इज इक्वल टू, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा mg डिवाइड बाई qd। तो b बाई l होगा या b बाई d होगा, E की जगह पर गलत होगी, E इज इक्वल टू b बाई d होगा, E इज इक्वल टू b बाई d। तो E इज इक्वल टू b बाई d को अगर कंपेयर कर ले, यहाँ से इसको समीकरण नंबर 2 कर लेंगे, तुलना कर लेंगे।
तुलना करने पर तो आपको मिलेगा B/D R इज इक्वल टू mg/q। R इसी को लिख सकते हैं B इज इक्वल टू mg और डिवाइड बाई Q और इंटू D। इस फार्मूले से आप ऐसा लिख सकते हैं E इज इक्वल टू B/D और B/D का मान E वाले समीकरण में रख देंगे तो विभवांतर आप निकाल सकते हैं mg इंटू D डिवाइड बाई Q। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो आवेशों के बीच में अगर संतुलित प्लेटों के बीच में संतुलित रखता है तो उसमें तीव्रता और विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो आपका चैप्टर समाप्त हो गया। आपने पढ़ा है गॉस की प्रमेय, बहुत से इसमें डेरिवेशन आपको बताए गए। उम्मीद है कि आप सभी डेरिवेशन जानते होंगे और दोहराए भी होंगे। तो दोहरा लीजिए इसको और पढ़ लीजिए। अगर किसी भी डेरिवेशन में आपको समस्या होती है तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। अगले दिन इसी का नंबर कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।